हेलो एवरीवन। तो आज सीबीएसई का एक और क्वेश्चन लेके मैं आ चुका हूँ। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई 2024 टू 2025 एकेडमिक सेक्शन के लिए जो सैम्पल पेपर उन्होंने रिलीज़ किया है उसका सेक्शन ए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए। कैसे आप लोग अटेंड करेंगे क्वेश्चन सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और पूरा क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप लोग क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके मैं जो सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्वेश्चन को पैरेलल रख के सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा मैं जब कराऊंगा क्वेश्चन ऐसे ऊपर स्क्रीन के ऊपर फोकस होकर आ जाएगा। मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, एक भगवान करेगा एक दिन आएगा मेरे पास भी होगा डिजिटल बोर्ड, तब मैं ऑटोमेटिक क्वेश्चन इसके बोर्ड के ऊपर ही आ जाएगा। अभी तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बोर्ड नहीं है तो क्या पढ़ाई रुक जाएगा? नहीं, पढ़ाई नहीं रुकेगा। ऐसा क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होगा, मैं उसका सॉल्यूशन करवाता रहूँगा। आप लोग सिर्फ अटेंशन के साथ देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर शायद आ चुका है। मेरे पास एक फ़ोन है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, ये तो क्वेश्चन मेरे पास भी आ चुका है। पहला क्वेश्चन बोला है एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग ऑन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन। Let A be the origin, B be the point on the x-axis at x equals to +1 centimeter, C be the point on the y-axis at y equals to +1 centimeter. The potential at A, B, C satisfy. चार ऑप्शन है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेंगे। एक्स वाई प्लेन है, कोई जेड नहीं है, तो इस तरफ है मेरा एक्स एक्सिस, इस तरफ है वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एग्जिस्ट कर रहा है इस रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है। ये मेरा ऑरिजिन है। ऑरिजिन में क्या बोल रहा है, क्या है? पॉइंट ए लाइज ऑन द ऑरिजिन, ए बी द ऑरिजिन। ये ए कहाँ पर है? ऑरिजिन। बी बी द पॉइंट एट एक्स इक्वल्स टू +1 सेंटीमीटर। अगर ये बी है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर। और सी भी है पॉइंट एंड वाई इक्वल्स टू +1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मेरा सी है और यहाँ पर कितना है? ये है 1 सेंटीमीटर। सो पूछा है कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होगा। हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है। क्वेश्चन हम लोग 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q/r। तो हम लोग देख पा रहे हैं पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डिस्टेंस जितना बढ़ेगा पोटेंशियल इतना कमेगा। मतलब पोटेंशियल एट ए इज मच ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। ऑब्वियसली ऑप्शन है कि ऑप्शन है? ऑप्शन बी है, मैं क्लियरली दिख पा रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। और सी में तो होगा नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस में तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पर? हमारा कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस में। तो इधर हमारा पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पर एक्स एक्सिस में। तो कहाँ पर ज़्यादा होगा? ए में या बी में? क्योंकि डिस्टेंस कम है ए में, तो आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सो पढ़ लीजिए क्वेश्चन, तब तक बोर्ड साफ कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर्स R1 एंड R2 एंड दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। एक कंडक्टिंग वायर है, दो स्पीयर्स है, ऐसे दो स्पीयर्स है, एक का रेडियस है R1, एक का रेडियस है R2। दोनों का ऐसे वायर है कनेक्ट किया है एंड दे आर इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू स्पीयर्स इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द रेडियाई। The ratio of magnetic field of the electric field, ratio of the magnitude of electric field at the surface of the spheres will be। तो बोला है ये स्पीयर और ये स्पीयर इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या सेम है? इसका जो पोटेंशियल होगा इसका भी वही पोटेंशियल होगा। तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। फॉर इक्विलिब्रियम दोनों स्पीयर जब एक वायर से कनेक्टेड है, दोनों बोले इक्विलिब्रियम के लिए। तो इक्विलिब्रियम कब होता है बेटा? यहाँ पर जितना पोटेंशियल होगा वहाँ पर भी उतना पोटेंशियल होगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ का पोटेंशियल ही होगा वहाँ का पोटेंशियल। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1/R1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q2/R2। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ चुका है, Q1/Q2 इक्वल्स टू R1/R2। इसको इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे। इसका क्वेश्चन में मांगा है रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टू स्पीयर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मतलब यहाँ एक्चुअली बाहर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2। इसका सरफेस में जो चार्ज होता है एक कंडक्टिंग स्पीयर का सरफेस में, उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग वो निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सरफेस में? बोलिए बोलिए बोलिए। हम सभी लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1/R1 square and E2 is 1/4πε0 Q2/R2
R2 स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, तो देयरफॉर E1 बाई E2 करेंगे तो क्या होगा, दिस कैंसिल आउट, सो Q1 बाई R1 स्क्वायर बाई Q2 बाई R2 स्क्वायर। सो क्या होगा, Q1 बाई Q2 इंटू R2 बाई R1 होल स्क्वायर। Q1 बाई Q2 क्या होगा, Q1 बाई Q2 ही तो R1 बाई R2 है, सो R1 बाई R2 इंटू R2 बाई R1 होल स्क्वायर। तो क्या पड़ा रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ पड़ा रहेगा R2 बाई R1। तो रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर होगा रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बाई E2 इज R2 बाई R1। R2 बाई R1 देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं, R2 बाई R1 ऑप्शन है, ऑप्शन R2 बाई, यस ऑब्वियसली ऑप्शन है। मैं करूंगा कभी गलत हो सकता है, मजाक कर रहा था, ये वाला है करेक्ट आंसर, जल्दी से लिख लीजिए, इसके बाद मैं मिटाऊंगा, ठीक है, वेरी गुड। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन में अच्छा सा आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ स्क्रीन में अच्छा सा आ रहा है कि नहीं। हाँ एकदम बढ़िया से आ रहा है स्क्रीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर तो आ ही रहा है, जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई। तो मतलब एक ऐसा वायर है, इसमें आई करंट जा रहा है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस क्रॉस सेक्शन रेडियस बोला है ए है, इसका रेडियस एक वायर दिया है, steady current. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of the magnitude of the magnetic field at a point a by 2 above the surface and a by 2 below the surface. तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ से है, यहाँ से करंट आया जा रहा है। अभी यहाँ इसका जो एक्सिस है, ये है उसका क्या बोलते हैं, ये है उसका सरफेस। तो सरफेस से एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस है कितना, इसका डिस्टेंस है a by 2, और एक पॉइंट है यहाँ पर, इसका डिस्टेंस है कहाँ से, इसका डिस्टेंस है ऊपर से बिलो द सरफेस, ऊपर से ये डिस्टेंस कितना है, देखिए ये पॉइंट ऊपर से डिस्टेंस है a by 2। तो ये पॉइंट अगर a होता है, ये पॉइंट b होता है, a भी नहीं देंगे, चलिए दूसरा पॉइंट थे, इसको अगर देते हैं पॉइंट P1, इसको अगर पॉइंट P2 देंगे, तो दोनों पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड का उसका रेशियो चाहिए, और हमें ये तो पता है कितना, ये पता है a। तो बोला है रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट a by 2 अबव द सरफेस एंड a by 2 बिलो द सरफेस। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। सो उधर से आई करंट फ्लो कर रहा है। सो P1 का जो R है, पॉइंट P1 में अगर मैग्नेटिक फील्ड करेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कंडक्टर कितना पता है, ड्यू टू सर्कुलर कंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, म्यू नॉट I by 2R हमें यह पता है फॉर सर्कुलर कंडक्टर एट द सेंटर। अभी एट पॉइंट P1 में R कितना होगा, देखिए हमें R निकालना पड़ेगा। R कितना होगा, इतना है A, इतना है a by 2, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ से पूरा एकदम सेंटर से यहाँ पर कितना होगा, A प्लस a by 2, समझ पा रहे हैं, A प्लस a by 2, दैट इज A प्लस a by 2, दैट इज 3a by 2 होगा वो डिस्टेंस, A प्लस इतना तक A है, यहाँ तक a by 2, दैट इज यहाँ से ये क्या हो गया 3a by 2। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है I इक्वल्स टू I। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा म्यू नॉट I by 2 इंटू 3a by 2, दैट इज म्यू नॉट I by 3a। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया। अभी पॉइंट P2 में R क्या होगा, देखिए पॉइंट P2 में क्या होगा, यहाँ पर R होगा, देखिए यहाँ तक a by 2 है, ये पूरा a है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a माइनस a by 2, क्योंकि यहाँ एक्सिस से चाहिए, दैट इज a माइनस a by 2। सो क्या हो जाएगा, a माइनस a by 2, दैट इज ये हो जाएगा मेरा a by 2। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस भी a by 2। आई करंट कितना होगा, ये थोड़ा आप लोग बोलेंगे आई करंट होगा, लेकिन नहीं, आई करंट नहीं होगा, आई करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कितना, तो एक्सिस में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 2, आइडियल सरफेस देखिए 1 2 3 4। तो एक ये तो सेंटर से है, सेंटर से हम लोग बोलते हैं कोई करंट फ्लो नहीं करता है जनरली। तो यहाँ पर अगर चार्ट सरफेस होगा, तो यहाँ पर एक तो करंट जाएगा, यहाँ पर एक इस एक्सिस से एक तो करंट जाएगा, इस एक्सिस से करंट जाएगा,
इस एक्सिस से जाएगा और इस एक्सिस से जाएगा। मतलब हम यूनिफॉर्म जो करंट जाता है तो यहाँ से कितना करंट बोल सकते हैं, यहाँ से करंट बोल सकते हैं I/4, 1/4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो क्योंकि अंदर है, वायर के अंदर है, समझ पा रहे हैं ना, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम जा रहा है, तो यहाँ पर करंट हो जाएगा I/4। क्यों हुआ, चार्ट पे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो I हो गया I/4। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B2 इज μ0 I/4, क्योंकि μ0 I/2 और 2 × A/2, दैट इज 2 कट गया, दैट इज μ0 I/4, दिस टू कैंसिल, μ0 I/4A। ठीक है, ये निकल गया। अभी मुझे क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, दोनों का रेशियो। तो अगर मैं दोनों का रेशियो करूँ तो कितना होगा, पहले कौन सा रखना के लिए बोला है, पहले बोला है फील्ड एट सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस, दैट इज B1/B2 हमें मांगा है। B1/B2 करेंगे क्या होगा, μ0 I/3A by μ0 I/4A, μ0 I/3A by μ0 I/4A, दिस कट, तो क्या होगा 4/3, दैट इज B1:B2 क्या हो जाएगा 4:3। ऑप्शन है, मैं देख लेते हैं 4:3 ऑप्शन है कि नहीं। 4:3 यस, ऑब्वियसली ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर आ चुका है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, 4:3, समझ गए, वेरी गुड, हो गया ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग थोड़ा वैसे फोकस करते रहिए, फिर आप लोग भी फिजिक्स में पूरा एकदम प्रो बन जाएगा, पूरा एक्सपर्ट बन जाएंगे। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है डिफ्रैक्शन इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन साउंड वेव, लाइट वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, साउंड एंड लाइट वेव। तो डिफ्रैक्शन दोनों का होता है, साउंड और लाइट दोनों का होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, साउंड वेव्स एज वेल एज लाइट वेव्स, साउंड वेव्स एज वेल एज लाइट वेव्स, साउंड वेव्स एज वेल एज लाइट वेव्स, ऑप्शन डी, डिफ्रैक्शन दोनों में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैपेसिटेंस क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है शायद क्वेश्चन। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कंसिस्ट 2 पैरेलल प्लेट विद एन एरिया, कैपेसिटर का एरिया कितना बोला है, एरिया बोला है 0.001 मीटर स्क्वायर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना बोला है 0.001 मीटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके एरिया बोल दिया है और उसका प्लेट्स के बीच में सेपरेशन बोल दिया है। वोल्टेज अप्लाइड कितना है, वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट इज 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड, वोल्टेज अक्रॉस एट द रेट। तो dV/dt ये बोला है, वोल्टेज अप्लाइड एट द रेट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल इज 10⁸ वोल्टेज वोल्ट पर सेकेंड। देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा। तो क्वेश्चन पूछा है, ये सब डेटा दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है क्या होता है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है ε0 d∅e/dt फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, d∅e/dt। अभी d∅e का मतलब क्या है, d ऑफ dt, फाई का मतलब क्या है E.A, ये पता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो ε0 A हम लोग बाहर ले सकते हैं। अभी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है V/d, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल बाय टाइम। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं d/dt V/d, d भी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो ε0 A/d dV/dt, ये मेरा किसका फॉर्मूला जो है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये सब वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पर दिया है सब वैल्यूज, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें ये फॉर्मूला निकालना था। तो अल्टीमेटली मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, उसी फॉर्मूला को इधर बिठाऊंगा। ε0 का वैल्यू कितना है 8.854 × 10⁻12। एरिया का वैल्यू कितना है देखिए 0.001 बाई डी का वैल्यू कितना है 0.0001 इंटू dV/dt का वैल्यू कितना है 10⁸ तो सारा जो मैटर है इधर किसका मैटर है 10⁻⁴ का कैलकुलेशन। ये है कितना 1 2 3 4 10⁻⁴, -4 ऊपर जाएगा तो +4, ये हो जाएगा 10⁻12, ये होगा 10⁻12, ये है 10⁻⁻12। तो दिस कट, तो क्या पड़ा रहेगा 8.854.001 मतलब इंटू 10⁻⁻3 इतना पड़ा रहेगा। तो बाकी दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, तो क्या पड़ा रहेगा ये वाला, इसका मतलब कि 10⁻³ एम्पियर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो गया आंसर, डिस्प्लेसमेंट करंट इज 8.854
854 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ऑप्शन में है, देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन में है कि नहीं 8.85 10 टू द पावर -3, 8.85 दिया है, बाकी एक ही है, उन्होंने 4 को लिखा नहीं। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? वेरी गुड। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ 2 सेकंड के लिए। हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर तो आ रहा है, आई होप। इसके बाद देख लेते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 is given by a series LCR circuit. The voltage across the resistance, capacitance and inductance is 10 volt each. तो LCR circuit में voltage across the resistance, capacitance and inductance is so voltage across the inductance equals to voltage across the capacitance is voltage across the resistance equals to बोला है 10 volt, ये बोला है। उसके बाद बोला है if the capacitance is short circuited then the voltage across the inductance will be। अब अभी बोला कैपेसिटेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। LCR सर्किट कैसे दिखने में होता है? ये L, ये C, ये R। LCR सर्किट है LCR, तो इसको कुछ देर बाद मैं C को शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, तो यहाँ पर कितना इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 10 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है I इंटू XL, I इज द करंट फ्लोइंग। इसका मतलब कितना? I इंटू XC, क्योंकि ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। यहाँ पर भी अगर करंट आ गया, यहाँ पर भी करंट आ जाएगा, यहाँ पर भी करंट आ ही जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर करंट आ गया, यहाँ पर I करंट वापस आ गया, इक्वल्स टू I इंटू R इक्वल्स टू 10 वोल्ट, ये हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि ये तीनों इक्वल होता है। नाउ ये तीनों इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा? XL इक्वल्स टू XC इक्वल्स टू R, मतलब ये तीनों को देखेंगे, तीनों से I को हम हटा सकते हैं, इक्वल्स टू R, ये वाला ऑब्वियसली आ जाएगा। XL इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। इसी का मतलब ही क्या है? इसी का मतलब ही है ओमेगा L इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C इक्वल्स टू R। इसको एक इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। जब तो अगर ये इक्वल है तो इम्पीडेंस कितना होगा? इम्पीडेंस हमारा हो जाएगा, हमें पता है रूट अंडर ऑफ XC माइनस XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होता है इम्पीडेंस। अभी बोला है XL इक्वल्स टू XC इक्वल्स टू R, मतलब दोनों इक्वल है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0, दैट इज रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर दैट इज R। तो इम्पीडेंस मेरा कितना आ गया? इम्पीडेंस आ गया मेरा R, ठीक है। तो मेरा टोटल इम्पीडेंस बिकम्स R, ठीक है। हमारा इम्पीडेंस आ चुका है। तो यहाँ से मेरा पोटेंशियल इतना था, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट इज कितना होगा? करंट इज वोल्टेज बाई करंट, सॉरी वोल्टेज बाई इम्पीडेंस। तो वोल्टेज इज 10 वोल्ट बाई इम्पीडेंस का मतलब ही तो R है, तो इतना एम्पियर मेरा करंट फ्लो कर रहा है। अभी नाउ C इज शॉर्ट सर्किटेड। नाउ अगर C को शॉर्ट सर्किट किया गया है, शॉर्ट सर्किट किया गया है, तो मेरा इम्पीडेंस क्या होगा? तो मेरा इम्पीडेंस अभी चेंज होके हो जाएगा, हमें पता है XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन C शॉर्ट सर्किट है, मतलब कैपेसिटेंस के लिए कितना होगा? 0 होगा। तो क्या पड़ा रहेगा? रूट अंडर ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और हमें क्या पता है? XL इक्वल्स टू R, डेट इज रूट अंडर ऑफ 2R स्क्वायर, क्योंकि दोनों तो सेम है, क्योंकि हमें ये पता है XL इक्वल्स टू XC इक्वल्स टू R, दैट इज इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? √2R, ये मेरा इम्पीडेंस आ चुका है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल चाहिए मुझे, कितना है? तो पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इक्वल्स टू I इंटू Z, ये होगा। तो I का मतलब क्या है? I का मतलब है 10 बाई R, दैट इज 10 बाई R। हमें यहाँ से मिला है I का वैल्यू, देखिए। इम्पीडेंस क्या है इसके लिए? इसके लिए इम्पीडेंस है √2R, ऐसे तो कुछ हो रहा है। इम्पीडेंस है √2R, हाँ इम्पीडेंस है मेरा √2R। तो यहाँ से मेरा 10 रूट, एक बार मैं देख लेता हूँ, सब ठीक कर रहा हूँ तो मैं, ओमेगा C यहाँ Z इक्वल्स टू R, हाँ इम्पीडेंस इतना है। तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा देख लेता हूँ फिर से, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दिया है कि नहीं। 10 वोल्ट ईच, कैपेसिटेंस इज शॉर्ट सर्किटेड, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस विल बी, सॉरी क्वेश्चन पूछा है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस वुड बी। ये तो मेरा टोटल वोल्टेज निकल रहा है, ये मेरा टोटल वोल्टेज निकल रहा है। मुझे क्या चाहिए? इंडक्टेंस के अलॉन्ग वोल्टेज। मुझे पूरा का नहीं, पूरा का तो हो रहा है 10√2, पूरा तो हो रहा है 10√2, लेकिन मुझे किसके अकॉर्डिंग चाहिए? मुझे चाहिए इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज कितना है। तो
ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज हमें चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक चीज़ है कि हमारा इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज चाहिए। सो यहाँ से करंट कितना जा रहा है? आई करंट जा रहा है। इंडक्टेंस का ये कितना है? इंडक्टेंस का हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होता है? XL। तो यहाँ पर क्वेश्चन मुझे दिया है, अगर मैं अच्छे से देख लूँ, यहाँ पर इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग कितना होगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो कर रहा था वही सेम चीज़ ही होगा। तो इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होगा दैट इज I/Z। सो I कितना है? I है मेरा 10/R, I/Z क्या बोल रहा हूँ मैं, I पोटेंशियल होता था I × Z। तो I कितना होगा? I इज 10/R। Z कितना होगा? Z होगा √2R, R कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 10√2 वोल्ट। सो मेरा इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल होगा 10√2 वोल्ट। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10√2 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से इसको लिख लीजिए, आंसर है 10√2 वोल्ट। मैं इसको अभी मिटाऊंगा, जल्दी से इसको देख लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ। तो इंडक्टेंस के ऊपर कितना वोल्ट है? 10√2 वोल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है 10√2 वोल्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7 मैच द फॉलोइंग है, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सो देख लेते हैं क्या होगा। आप लोगों को मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा चैलेंजिंग क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे, ऐसे चैलेंज फेस करने में आप लोगों को भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मुझे भी पता नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स है। मैं तो भगवान नहीं हूँ कि सब कुछ मुझे पता होगा। मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी पहले बार क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। कुछ होगा तो होगा, अगर कुछ गलत होगा तो साथ में हम लोग फेस करेंगे कि मेरा भी गलती हो रहा है सर, आपका भी गलती हुआ। लेकिन क्वेश्चन करने से घबराना मत। अगर क्वेश्चन करने से आप लोग घबरा गए तो आप लोग कभी फिजिक्स सीख नहीं पाएंगे। फिजिक्स का मतलब है कॉन्फिडेंस ग्रो करना। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं आता आपका मन में, तो आप नया क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस फुल रखना। इसका मतलब ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस ला लो, दोनों बहुत अलग है। कॉन्फिडेंस रखो बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। सो क्वेश्चन नंबर 7, सी और सीट मैच द फॉलोइंग है। तो इंफ्रारेड यहाँ पर है, तो अगर मैं पहला वाला देखो, इंफ्रारेड मैच द फॉलोइंग, इंफ्रारेड का क्या इक्वल होगा? इंफ्रारेड का होगा रैपिड वाइब्रेशन, क्लाइस्ट्रॉन वेव। इंफ्रारेड का होगा एस, एकदम लास्ट वाला होगा, मैच द फॉलोइंग। इंफ्रारेड का एस, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये होगा इंफ्रारेड का, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद नंबर 2 क्या दिया? रेडियो वेव या रेडियो। नंबर 2 इज रेडियो। रेडियो का क्या होगा? रेडियो का होगा रैपिड वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स एटम, क्लाइस्ट्रॉन वाल्व। नहीं, रेडियो का होगा रैपिड वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? रेडियो कैसा होता है? जब इलेक्ट्रॉन एयर में वाइब्रेट करता है तभी तो रेडियो वेव होता है ना। तो ऑप्शन पी होगा, मैच द फॉलोइंग। रेडियो वेव का होगा पी, रैपिड वाइब्रेशन of electrons in areas. Number 3 is light wave। लाइट का क्या होगा? लाइट का दिया है इलेक्ट्रॉन्स एटम emit लाइट when they move from higher energy to lower energy level, और क्लाइस्ट्रॉन क्यों होगा? इसका तो कुछ देखने का जरूरत नहीं, ऑप्शन क्यों होगा। वो जो ऑप्शन दिया है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम emit लाइट when they move from higher to lower energy level, यही आंसर करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स emit light when they move from higher to lower energy level, when they move from higher to lower energy level। And number 4 is microwave। माइक्रोवेव क्या होगा? माइक्रोवेव का आंसर होगा आर, क्लाइस्ट्रॉन वाल्व। लास्ट वही बाकी है। तो माइक्रोवेव कहाँ से एमिट होता है? क्लाइस्ट्रॉन वाल्व, KLYSTRON, क्लाइस्ट्रॉन वाल्व।
तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A B C D कौन सा होगा? 1S 2P 3Q 4R। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर वहाँ पर सिर्फ एक गलती दिया है, 3 को O लिखा है, वो 3 होगा Q। जब आप लोग डाउनलोड करेंगे वो वाला करेक्ट कर लेना, ऑप्शन बी होगा। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए कॉपी में। हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ओके डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या दिया है। कैसा लग रहा है सॉल्व करके कमेंट करके बोलना, अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है, क्योंकि आपका फीडबैक भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग फीडबैक देंगे, उस फीडबैक से मुझे भी बहुत ये मिलेगा कि लगेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, वो भी मुझे चाहिए। क्योंकि सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ आपको समझ नहीं पा रहा, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग भी बोलिए समझ नहीं पा रहे तो बोलिए सर आपका पढ़ाना कुछ समझ नहीं आ रही, आपको नहीं घुस रहा, वो भी बोलिए, मुझे चाहिए ना फीडबैक, मेरा गलती कहाँ पर हो रहा है। Question number 8. Distance of closest approach of an alpha particle is d when it moves with a velocity v towards the nucleus. Another alpha particle is projected with higher energy level such that the new distance of closest approach is d by 2. What is the speed? तो कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है याद है? एक हमारा इधर क्या रहता है, एक हमारा न्यूक्लियस रहता है। यहाँ से अगर मेरा एक अल्फा पार्टिकल जाएगा तो एकदम पास होके ऐसे निकल जाएगा। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एकदम पास होके जो निकल जाता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, पहले जब v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, जब अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ जा रहा है तब d है। अभी सेकंड केस में बोला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज d/2, तब मेरा वेलोसिटी कितना होगा, ये क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले दोनों के बीच रिलेशन क्या है? दोनों के बीच में रिलेशन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। सो केस 1 में क्या दिया है? केस 1 में बोला है d प्रोपोर्शनल टू 1/v², और केस 2 में बोला है हमारा जब डिस्टेंस कितना होगा d/2 तब वेलोसिटी कितना होगा। तो मैं इसको v2 बोल रहा हूँ, v2²। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो देयरफॉर d/d/2 इक्वल्स टू 1/v²/1/v2²। तो डैट इज यहाँ क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू v2/v होल स्क्वायर, या v2/v क्या हो जाएगा √2, या v2 क्या हो जाएगा √2v। तो कितना होगा हमारा नया जो वेलोसिटी के साथ जा रहा है √2v हो जाएगा। d इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ऑप्शन है √2v, यस ऑब्वियसली ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या d क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज गिवन बाय दिस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ गए? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये वाला इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन 9 स्क्रीन के ऊपर तो आ रहा है शायद, मैं भी देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन 9 दिया है A point object is placed at the center of a glass sphere of radius 6 cm and refractive index 1.5. The distance of the virtual image from the surface of the sphere is। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है। रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस का थ्योरी से करना पड़ेगा। तो ये एक स्फीयर है, स्पेरिकल सरफेस, ये रेडियस है उसका। तो रेडियस कितना बोला है? रेडियस बोला है 6 सेंटीमीटर। ये सेंटर है स्फीयर का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.5। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.5। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्ट इज 1.5। तो डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्फीयर विल बी। तो यहाँ पर अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज कहाँ पर होगा? तो एक फॉर्मूला याद कीजिए, एक फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूला से करें। कौन सा फॉर्मूला बोलिए? तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9। सो एक फॉर्मूला था, याद कीजिए, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r बोल के एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को याद आ रहा है? तो इस फॉर्मूला से हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो यहाँ पर μ2 क्या है? बाहर तो एयर है, अंदर क्या है? ग्लास है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कितना होगा? μ2 इज 1, और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? μ1 तो गिवन बाय 1.5। और यहाँ पर क्वेश्चन में u क्या दिया है? u इस सेंटर में रखा है, तो u कितना होगा? रेडियस कितना होगा? रेडियस जितना, दैट इज -6 सेंटीमीटर इज u। हमारा r कितना है? ये जो r है ये भी है -6 सेंटीमीटर। बाय साइन कन्वेंशन हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको अगर पुट करें यहाँ पर, तो μ2 का जगह क्या पुट करेंगे? μ2 का जगह 1/v माइनस 1.5/u कितना है? u है -6 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, 1 माइनस ये μ1 है
μ1 कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माइनस 1.5 बाई -6, तो क्या हो जाएगा 1 बाई वी 1.5 का मतलब क्या 3/2, दैट इज 3/2 इंटू 6 माइनस 1 बाई 1.5 दैट इज 0.5, तो 0.5 बाई 6 माइनस माइनस कैंसिल, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई वी 0.5 बाई 6 दैट इज 1/12, इधर आएगा तो माइनस क्या होगा माइनस 3/12 होगा, 2 6 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा माइनस 2/12 दैट इज माइनस 1/6, सो 1 बाई वी कितना हो गया माइनस 1/6, तो वी कितना हो जाएगा माइनस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन है क्या 6 सेंटीमीटर माइनस, देख लेते हैं 6 सेंटीमीटर ऑब्वियसली दिया है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। तो हमारा इधर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सी 6 सेंटीमीटर। समझ पा रहे तो आंसर क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो जल्दी से इसको देख लीजिए, 9 का आंसर होगा 6 सेंटीमीटर, जल्दी से इसको लिख लीजिए। सो 9 का आंसर होगा सी, ठीक है 9 का आंसर होगा सी दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, कलर्स ऑफ ए, ओ ये तो क्वेश्चन, इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन तो इजी है, हम लोग जल्दी कर ले रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर तो क्वेश्चन आ ही रहा है। एक सीडी के ऊपर जो कलर का पैटर्न दिखता है अलग अलग कलर, एक सीडी मतलब अभी तो सीडी यूज़ नहीं होता, पेन ड्राइव ज़्यादा यूज़ होता है। पहले का ज़माना में जो सीडी रहता था, याद है ऐसा डीवीडी सीडी रहता था, उसमें जब लाइट के सामने रख देते थे पीछे रेनबो जैसा कलर पैटर्न शो होता था, वो किसके लिए होता था, वो होता था डिफ्रैक्शन के लिए, वो होता था ड्यू टू डिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन क्या दिया है, कलर्स ऑब्जर्व ऑन अ सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क इज ड्यू टू, यह होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 का आंसर होगा बी दैट इज डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। 11 का आंसर क्या होगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेड अवेलेबल फॉर कंडक्शन बाय डोपेंट एटम्स डिपेंड ऑन। अच्छा इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये तो सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, इजीली डोपिंग होता है। इलेक्ट्रॉन डोपिंग क्यों करते हैं, डोपिंग हम लोग एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए डोपिंग करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज डोपिंग लेवल, डोपिंग लेवल। क्वेश्चन नंबर 12, if copper wire is stretched to make its radius decrease by 0.1%, then percentage change in its resistance will be। तो रेडियस 0.1% डिक्रीज हो रहा है, तो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए, इसका मतलब है रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। अभी रेडियस मेरा चेंज कितना हुआ, डिक्रीजेस बाई 0.1%, तो नया रेडियस जो है पुराना रेडियस का कितना आर माइनस आर इंटू 0.01 बाई 100, इतना परसेंट, कितना परसेंट बोला है 0.1 बोला, 0.01 नहीं, 0.1% डिक्रीज हो रहा है, तो कितना होगा 0.1 डिक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज है 0.1%, तो ये वाला मेरा कितना होगा। तो हम लोग इस ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली एक फॉर्मूला था याद कीजिए कि मेरा कितना लेंथ डिक्रीज हो रहा है उसका अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ऐसे ही कर रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस में कर रहे हैं। सो 0.1 मतलब 1/1000 दैट इज, इसको r/1000 होगा तो 1000 माइनस 1 999/1000 बाई आर, ये क्या है मेरा आर डैश 999/1000, क्योंकि ये 1/1000 है, 1000 माइनस 1 999। और हमें ये पता है, हमें एक चीज़ पता है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो L इंटू ए इक्वल्स टू एल डैश इंटू ए डैश, सो L इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल डैश इंटू पाई आर डैश स्क्वायर, तो कट जाएगा। तो मेरा क्या चाहिए, तो एल डैश बाई एल क्या हो जाएगा आर बाई आर डैश होल स्क्वायर, एल डैश बाई एल इक्वल्स आर बाई आर डैश होल स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा एल डैश बाई एल आर बाई आर डैश, तो आर का जगह आर डैश का जगह क्या लिखेंगे, ये वाला 999/1000 आर होल स्क्वायर दैट इज 1000/999 होल स्क्वायर दैट इज मेरा एल डैश क्या आ जाएगा 1000/999 होल स्क्वायर इंटू एल। इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 दे रहे हैं। अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा, आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश बाई ए डैश दैट इज रो एल डैश का जगह ये वाला पुट कर देंगे इंटू 1000/999 होल स्क्वायर इंटू एल 1 ए डैश का मतलब क्या पाई आर स्क्वायर, आर क्या निकला ये वाला, सो इसको थोड़ा छोटा करके लिखने से अच्छा होता है इंटू, ठीक है पाई आर डैश स्क्वायर एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, तो रो एल एल बाई पाई आर स्क्वायर होता है, एल बाई पाई आर डैश स्क्वायर, सो एल बाई रो एल बाई
पाई आर स्क्वायर इंटू 1000/999 होल स्क्वायर होगा बेटा। और आर डैश मतलब क्या, आर डैश मतलब 999/1000 मतलब L/पाई आर स्क्वायर। तो आर डैश का जगह क्या लिखेंगे, ये वाला 999/1000 मतलब ऊपर चल जाएगा इसका होल स्क्वायर। सो ये टर्म तो बहुत बड़ा आ जा रहा है, ऐसा करके करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे करके नहीं करें, ऐसे करके करने से बहुत बड़ा हो जा रहा है इतना। ये इसके करके एक रेजिस्टेंस आएगा, यही तो मेरा क्या है, यही आर है, लेकिन इस प्रोसेस में करने तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। इतना बड़ा प्रोसेस में करके फायदा नहीं, थोड़ा इजी प्रोसेस में करते हैं। तो इतना बड़ा करके फायदा नहीं, मैं थोड़ा इजी प्रोसेस में करता हूँ। मतलब इससे भी हो जाएगा, इससे रेजिस्टेंस निकल रहा है, इसका मतलब इसको पूरा कैलकुलेट करके करेंगे। बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, उतना करने का जरूरत नहीं। मैं थोड़ा इजी प्रोसेस में कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को। आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कुछ न्यूमेरिकल में इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ ज़्यादा। सो क्वेश्चन बोला है, अच्छे से देखिए, क्वेश्चन बोला है रेडियस डिक्रीजेस बाय 0.1%, देन परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरा अगर पहले मेरा रेडियस अगर 100 था, अभी 0.1% कम गया, तो मतलब 99.9 हो गया मेरा अभी का रेडियस। सो एक चीज़ देखिए, मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। हमें पता है डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर। ये फॉर्मूला कहाँ सीखे थे हम लोग, क्लास 11 में। सोचिए डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग सीखे थे ये वाला। तो कितना डिक्रीज इन हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो ये वाला तो मुझे बोला है 0.01% हो रहा है, ये वाला मेरा 0.01% हो रहा है। और थोड़ी देर पहले मैंने लेंथ कितना डिक्रीज हो रहा है, लेंथ मेरा थोड़ी देर पहले निकला था एल डैश इक्वल्स टू मेरा एल डैश इक्वल्स टू निकला था कितना 1000/999 इसका होल स्क्वायर इंटू एल निकला था, ये वाला मेरा निकला था। ये वाला कितना हो रहा है मेरा, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है सर सोचिए। सो मेरा अगर मैं एल डैश माइनस एल करूँ कितना हो जाएगा 1000/999 होल स्क्वायर -1 ये वाला आएगा ना, इंटू एल होगा ये वाला। तो 1000 होल स्क्वायर बाई 1, इसको करने से कितना होगा 1000/999 करने से कितना होता है। मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, 1 के करीब ही कुछ होगा। मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ करके देख लेता हूँ कितना होगा। 1000 डिवाइडेड बाई 999 ये कितना है 1 पॉइंट, मैं बोला ना 1 पॉइंट के करीब आ रहा है। 1.001 होल स्क्वायर -1 इंटू एल, दैट इज 1.001 होल स्क्वायर -1, दैट इज कितना आ रहा है 0.002001, मतलब 0.002 के अप्रॉक्सी आ रहा है, इतना एल आ रहा है। तो एल डैश माइनस एल बाई एल करेंगे तो ये वाला हट जाएगा। सो एल डैश माइनस एल बाई एल इंटू 100% में करेंगे तो कितना होगा इंटू 2, डेट इज 0.2% हो जाएगा। तो ये वाला मैंने पूरा कर लिया, 0.2% हो जा रहा है। तो मेरा यहाँ पर कितना होगा, दिस इज 0.2% प्लस ये वाला कितना है 2 इंटू आर का कितना था 0.1%, ये 0.2% 0.1%। तो ये वाला कितना हो जा रहा है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% के अकॉर्डिंग अगर हम निकाल रहे हैं तो ये 0.2% प्लस 0.2%, दैट इज कितना हो जाएगा 0.2 0.8, आंसर हो जाएगा 0.4%। तो इस पैटर्न से हम लोग कर सकते हैं। तो आंसर होगा मेरा 0.4%। ऑप्शन में है क्या 0.4%, देख लेते हैं 0.4%। हाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन था, मैं थोड़ा गलत वे में मैंने उसमें भी हो जाता, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसलिए मैं शॉर्ट प्रोसेस में करवा दिया। यह है शॉर्ट प्रोसेस, जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है, इसके बाद एसेसन रीजन से इसको फिर भी मैं टाइम दे रहा हूँ, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एसेशंस एंड रीजंस। एसेशन एंड रीजन है क्वेश्चन नंबर 13। सो क्या होगा देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बाय on increasing the current sensitivity of a galvanometer the number of turns may not necessarily increase the voltage sensitivity.
रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा हाँ, ऑप्शन आर इज द करेक्ट, ऑप्शन ए भी करेक्ट है कि सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ गैल्वेनोमीटर का इंक्रीज नहीं करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, सेंसिटिविटी डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, बोथ असर्शंस और रीजंस आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो ये वाला आंसर होगा, ये वाला। 14 का क्या होगा, इन हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इस एमिशन स्पेक्ट्रम शोज मेनी लाइंस। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन उसके स्पेक्ट्रम में बहुत सारा लाइन होता है, तो ये वाला करेक्ट ही है। इन अ गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन देयर आर मेनी एटम्स ईच कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, हेंस मेनी इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एटम्स में बी इन डिफरेंट ऑर्बिट सो दैट ट्रांजिशन ऑफ हायर टू लोअर एनर्जी पॉसिबल। हाँ, ईच कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन तो एटम में ऑर्बिट में पॉसिबल है, तो ये भी होगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय दिस। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूक्लियाई हैव मास नंबर अबाउट 60 और लीस्ट स्टेबल। ये फॉल्स है, ऐसे 60 के ऊपर रहेगा मास नंबर, लीस्ट स्टेबल ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते, फॉल्स है। व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियर कॉम्बाइन इनटू हेवियर न्यूक्लियस देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल डिक्रीज। टू और मोर 9 न्यूक्लियर कॉम्बाइंड हेवियर न्यूक्लियस, नहीं ये गलत है, नहीं होगा, दिस इज फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। डी होगा, बोथ आर फॉल्स। एंड 16 क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कीप डिक्रीजेस विद टाइम, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या पता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम भी। तो जितना नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगा, तो डी ब्रोगली जितना नीचे आएगा वेलोसिटी इंक्रीज, तो जितना वेलोसिटी इंक्रीज होगा डी ब्रोगली लेंथ उतना डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, हाँ ऑप्शन सही है कि ये तो मोमेंटम ही है ना। तो एक बॉडी जब नीचे आ रहा है तो मोमेंटम हमारा बढ़ रहा है, तो डी ब्रोगली लेंथ क्या होगा, कम जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा कि ऑप्शन ए, बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस गिवन बाय दिस। समझ गए। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए होता है कंप्लीट। अभी आप लोग कमेंट करके बोलना कौन सा न्यूमेरिकल आपको समझ नहीं आया। अगर नहीं समझ आएगा जब मैं इसका सेक्शन बी कराऊंगा तब आप लोगों को मैं वो समझा दूंगा, ठीक है। कोई भी ये मतलब फ्री होकर मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि मैं भी आप लोग कोई अलग नहीं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ बोल के मैं कोई सुपीरियर हूँ, आप लोग कोई इन्फीरियर है, ऐसा नहीं है। आप लोग यहाँ पर ओपन कमेंट सेक्शन होगा, आप लोग बोलेंगे सर ये वाला समझ नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ समझा दीजिए, तो मैं ऑफकोर्स समझाऊंगा। तो क्योंकि मैं भी तो भगवान, मुझसे भी गलती हो सकता है, मैं तो भगवान नहीं हूँ ना, मुझसे भी तो गलती हो सकता है। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कुछ भी होता है तो फीडबैक दीजिए, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक सभी हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी शिकायत होता है तो कमेंट में करना, और इसी के साथ विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू।